नाज़रीन आगे बढ़ेंगे। दुबई में गैर मुल्कियों की 400 अरब डॉलर्स की जायदादों का इंकशाफ हुआ है, जिसमें पाकिस्तानियों की भी 11 अरब डॉलर की जायदादें शामिल हैं। एक मुश्तरका आलमी तहकीकाती सहाफती प्रोजेक्ट ने मुत्तहिदा अरब अमारात के तिजारती मरकज दुबई में दुनिया भर की अशराफिया की अरबों डॉलर की जायदादें होने का इंकशाफ किया है, जिनमें नामवर सियासतदान, आलमी पाबंदी याफ्ता अफराद, मनी लॉन्ड्रर्स और जराइम पेशा अफराद समेत कई लोगों की जायदादें मौजूद हैं। फहरिस्त में पाकिस्तानियों का दूसरा नंबर है, जिनकी जायदादों की मालियत 11 अरब डॉलर तक है। दुबई अनलॉक्ड के नाम से होने वाले ये प्रोजेक्ट लाखों अफराद की दुबई में जायदादों, उनकी मिल्कियत और इस्तेमाल की मालूमात पर मबनी है, जिसमें ज्यादातर 2020 से लेकर 2022 तक का डेटा शामिल किया गया है। प्रॉपर्टी लीक्स की फहरिस्त में शामिल अफराद में सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के तीनों बच्चों, नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहलिया, पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन और उनके अहले खाना, सेनेटर फैसल वाउडा, फरागोगी, शेर अफजल मरवत, सिंध से ताल्लुक रखने वाले अराकीन कौमी असेंबली, चार अराकीन कौमी असेंबली, जबकि सिंध और बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 6 अराकीन सूबाई असेंबलियों के नाम इस फहरिस्त में शामिल हैं। पाकिस्तानियों की फहरिस्त में मरहूम जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ, साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज और 1 दर्जन से जायद साबिक जनरल्स, एक पुलिस चीफ, एक सिफारतकार और एक साइंसदान का नाम शामिल है। ये तमाम अफराद या तो खुद बिलावास्ता दुबई में जायदादें रखते हैं या फिर इनके बच्चों और शरीके हयात के नाम पर जायदादें हैं। ये जो इस तरह की लीक्स हैं, महतू साहब आपसे मैं स्टार्ट करूंगी। पहले हमने देखा पनामा लीक्स के नाम से एक लीक्स आई, फिर पेंडोरा लीक्स आई और अब ये दुबई लीक्स। इसकी टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट लग रही है, क्या रिवील करती है इसकी टाइमिंग? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इसमें दुबई लीक्स में जो लोग सामने आए हैं उसका रिकॉर्ड वो खबर भी बता रही है। पहले तो ये कि अमेरिका की एक एनजीओ ने ये सारा प्रोजेक्ट किया है और अमेरिका के अंदर से एनजीओ जो हैं वो जो प्रोजेक्ट करती हैं वो सबको पता है कि उसका कोई मकसद होता है, कहीं ना कहीं पे कोई चीज़ ऐसी होती है कि जो उसके पीछे खेल रही होती है। मैं अभी ये कहता हूँ कि ये सारी जो जायदादें हैं ये 2020 से लेकर 2022 के दरमियान की वो कहते हैं रिकॉर्ड है जी। अब आपको याद होगा 2018-2019 में पाकिस्तान की हुकूमत ने, इमरान खान ने और उससे पिछली हुकूमत ने 2 एमनेस्टी स्कीमें अनाउंस की। उसमें 2% से लेकर 6% तक लोगों को टैक्स जमा करा के उस प्रॉपर्टी के वैल्यू का ये कहा गया कि आप अपना काला धन सफ़ेद कर लें। जो आपके बैरून मुल्क जो आपकी जायदादें हैं, जो एसेट्स हैं, उनको आप डिक्लेरेशन दे दें, जो आपके पाकिस्तान के अंदर है उसकी भी कर दें। ये मोस्ट प्रॉब्ली वही जायदादें हैं जो लोगों ने उस वक्त काली जायदादें और काला धन जो सफ़ेद किया था वो उन्होंने उसको दिया है। और उनको चूंकि मौका मिल गया था एमनेस्टी स्कीम के तहत, तो वो उन्होंने सभी कह रहे हैं कि जी हमने डिक्लेयर किया हुआ, हमारी उसमें मौजूद है। बिलावल साहब ने भी कह दिया, वाडा साहब ने भी कह दिया, मोहसिन नकवी साहब ने भी कह दिया, जिससे वो पूछते हैं, जो और लोग अफसर भी हैं उन्होंने भी कह दिया कि जी हमारी डिक्लेरेशंस मौजूद है। अब इससे आगे चलना है कि डिक्लेरेशन तो वो कह रहे हैं, अब इसको चेक कैसे करना। अभी तक कोई खबर है ना, इसको चेक करने का इदारा है पाकिस्तान का फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ये चेक करना है कि ये जो कह रहे हैं कि डिक्लेयर्ड है तो क्या डिक्लेयर्ड हैं भी कि नहीं। अब इसके लिए 2 कवानीन होते हैं, सेक्शन 111 और सेक्शन 122(5), इन दोनों को मिला के पढ़ना है, और 5A। इसके तहत एफबीआर आगे बढ़ के ये कह सकता है कि आपने ये जो डिक्लेयर किया था इसका हमें ये बताइए कि ये आपकी जो प्रॉपर्टी है इसका फिर सोर्स क्या था। ये अगर तो एमनेस्टी स्कीम के तहत हुई तो मामला ख़त्म, वही ठोस हो जाएगा सारा कुछ। और अगर वो एमनेस्टी स्कीम के तहत नहीं खरीदी गई है, आगे जाके खरीदी गई है, तो फिर इसका मतलब है कि उनको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन एफबीआर को एक सॉलिड उज़्मा एविडेंस चाहिए। अभी तक तो ये खबर है ना, खबर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। अच्छा चलिए, मैं आगे थोड़ा सा एक मिनट मुझे और दीजिए। ये अगर ये डिक्लेयर हो भी जाता है, सब कुछ पता भी चल जाता है, ये लोग पकड़े भी जाते हैं, तो इसका प्रोसेस ये है कि पहले इसकी सजा होगी इनकम टैक्स में, उसके बाद फिर उसके कमिश्नर के पास अपील जाएगी, फिर ट्रिब्यूनल के पास जाएगी, फिर हाई कोर्ट के पास जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर उसके बाद दोबारा वापस उसके कोर्ट में आएगी, टैक्स कोर्ट में। वहाँ से ये 10 साल का प्रोसीजर है।
कि 10 साल में ये लोग पकड़े जाएंगे, कौन जीता है तेरी जुल्फ के साथ। वैसे भी हमने देखा है कि जब ये लीक्स आती है तो चंद मखसूस लोगों को टारगेट किया जाता है। तो फारूकी साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि इसके बारे में कहा जा रहा है कि बैरून मुल्क जायदादें तो कोई भी बना सकता है, और जिन्होंने डिक्लेयर कर दी है वो तो क्लैरिफाई कर दिया है उन्होंने, लेकिन अगर ये गैर कानूनी नहीं है तो फिर इस केस की वैल्यू क्या है? देखिए, ये मुझे तो इसके अंदर कोई ऐसी संजीदगी इस लिहाज से, देखिए इसकी जो अखलाकी और जो पहलू है इसका, उससे तो इनकार नहीं है कि यानी अगर हम अपने मुल्क के अंदर रहते हुए हमारा जोर ये होता है कि यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाई जाए, हम सारी दुनिया को बेशुमार किस्म की तरगीबात देते हैं कि यहाँ पर आकर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लाई जाए, तो हमारे पाकिस्तानी और वो भी फिर हमारी रूलिंग एलीट जो है, हमारे वो साहिबान जो इस कौम के रहनुमा हैं, रहबर हैं, और या फिर हमारे ऑफिशल्स हैं, हाई ऑफिशल्स हैं, हमारे अफसरान हैं, वो जिन्होंने ये कारोबार मुमलिकत चलाना है, अगर वो ही जो है वो अपना सरमाया बाहर ले जाएं, बाहर जायदादें बनाएं, तो ये एक मैं पहले ये कह दूं कि ये बहरहाल किसी की अखलाकी मयार पर ये पूरी नहीं उतरती, तो ये उनके लिए मुश्किल हो जाएगा अगर वो बाद में पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी के लिए कहीं कहते हैं, तो ये उनके लिए हाई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर वो खड़े नहीं होंगे। दूसरी बात ये है कि अब इसका थोड़ा सा दूसरा पहलू देख लें कि ये कुछ भी नहीं है। ये बात मसलन ये है कि अगर कुछ लोगों के वहां पर घर हैं, तो मेरी सेहत के ऊपर या आपकी सेहत के ऊपर, या वो बंदा जो इस वक्त जिसका असल मसला ये है कि उसकी सुबह शाम की रोटी पूरी हो जाए, उसका ये मसला है कि अगर एक सियासतदान है या एक ब्यूरोक्रेट है, और उसने अगर दुबई के अंदर भी एक घर बना लिया है, उसने 15-20 करोड़ रुपए का वहां पर घर बना लिया है, तो मुझे तो अभी पाकिस्तान के अंदर उसके कितने घर हैं वो भी गिनती नहीं आती। जो पाकिस्तान के अंदर उसके 20 घर हैं, क्या मैंने उनका कुछ कर लिया है? यहां पर उसके पास जो 20,000 एकड़ जमीन है अगर किसी के पास, क्या मैंने उसका कुछ कर लिया है? यहां पर लैंड रिफॉर्म्स आई थी, क्या वो लैंड रिफॉर्म्स उन लैंड रिफॉर्म्स ने काम किया है? क्या हमने उसके ऊपर अमल किया है? आज भी किसी के पास जो है वो उस हद के मुताबिक जमीन नहीं है। यहाँ ये कोई सोशलिस्ट कंट्री थोड़ा ही है कि जिसमें आप ये कहें कि किसी के पास एक इतना घर होना चाहिए या इससे ज्यादा माल नहीं होना चाहिए। ये हमारे यहाँ तो जो निज़ाम है वहां पर तो कोई कैद नहीं है। इसलिए ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसका हम माजी में जब भी देखते हैं तो उसका कोई ना कोई सियासी मकासद हासिल किए गए हैं उससे। बस पनामा पेपर्स आए, 444 कंपनीज थी जिनका जिक्र हुआ पनामा पेपर्स के अंदर, पाकिस्तान की 444। अच्छा, मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ के केस के अलावा और कौन सा बंदा उसके अंदर ट्रायल हुआ? तो मकसद क्या था? फिर उसका मकसद क्या था? मकसद तो यही था ना कि ये पनामा पेपर्स आया, इधर से एक पार्टी को इशारा हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई, सुओ मोटो हो गए, केस लग गए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर नैब ने इंक्वायरी शुरू कर दी। अमूमी तौर पर ऐसी लीक्स जो है किसी को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आपने डी सीट कर दिया। ये था कुल मिलाकर पनामा लीक का आउटकम। राइट। अगर इसी किस्म के कुछ ड्रामास के लिए कोई ये लीक्स आनी है तो फिर मैं तो माफी मांगूंगा। इस किस्म की खबरों, मुझे तो इस किस्म के स्कूप्स नहीं चाहिए। ठीक, मैं तो सब जिस तरह भी जिक्र कर रहे हैं कि चंद मखसूस शख्सियात को टारगेट करना इस तरह की लीक्स का मकसद होता है, तो क्या आज जो फैसल वाडा साहब हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है, क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को उसी तनाजुर में लिया जाना चाहिए? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए ना, पिछले जो पनामा पेपर्स थे या ऑफशोर कंपनीज थी उसमें तो मुनसलाई का नाम भी था, उसमें वो नहीं है। इस तरह बेशुमार लोग हैं जिनके ऑफशोर कंपनियों का इसमें अब नहीं आया। अब इसको हम क्या समझें? क्या जिन्होंने वहां पे कंपनी बनाई वो दुबई में जो जन्नत थी लोगों की, क्योंकि आज से अभी आप देखिए 2022 से पहले तक दुबई में कोई नहीं पूछता था कि ये जो तुम लॉन्च में कराची से रख के इतनी बड़ी डॉलरों की खेप ले आए हो, ये तुमने कहां से ली है? तो वो कोई पूछता नहीं था, आप जो मर्जी प्रॉपर्टी खरीद सकते थे। लेकिन जब 2022 में फेटफ ने उनको ग्रे लिस्ट में डाला दुबई को, यूएई को, तो तब उन्हें अकल आई कि नहीं, ये अब मामला आगे नहीं चलना। तो बड़ी मुश्किल से अभी वो निकले हैं, और अभी जो है वो अभी उन्होंने लॉ तब्दील किया कि अब पाकिस्तान से या दुनिया के किसी भी मुल्क से अगर दुबई में पैसा जा रहा था वो सिर्फ बैंकिंग चैनल से जाएगा। अब ये लॉन्च वाला सिस्टम वहां पे खत्म हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि फैसल वाडा साहब की जो बातें हैं जो वो वाली है, ये खबर में कुछ नहीं है। वो खुद खबर वाले कह रहे हैं कि हम ये नहीं कहते कि ये गैर तो मैं तो साहब अब किसको टारगेट किया जा रहा है? शॉर्ट कमेंट चाहिए मुझे। इसमें शॉर्ट कमेंट ये है कि ये एक खास लोगों को जिनकी लिस्ट आई है
ये उनको एक ख़ास पार्टी को, ये एक ख़ास सेक्शन ऑफ द पाकिस्तान पॉलिटिक्स और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को और उनके जर्नल जो साबिक हैं उनको और अफसरों को टारगेट किया गया है। इनकी तरफ को तो किसी को ठीक, फारूकी साहब आप क्या समझते हैं? देखिए, ज्यादा तो पॉलिटिशियन जो है वो एक आसान टारगेट होते हैं, उनको ज्यादा टारगेट किया जाता है। मुझे तो ये अब जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो भी ब्यूरोक्रेट हैं, सिविलियन हैं या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, उनका बताएं ना कि ग्रेड तो 22 तक ही होते हैं ना, ठीक है ना, तो वो वहां पर जो है वो कहाँ से इतने पैसे कहाँ से आ जाते हैं? या आज के जो है आपके जो ग्रेड 20, 22 का 21 का जो प्रोफेसर होता है आपके जो स्कूल में अपना कॉलेज में जो पढ़ाता है, यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाते हैं, क्या उनके पास इतने पैसे होते हैं कि वो दुबई में फ्लैट ले? ये वो अपने पैसे कहते ही नहीं कि हमने बनाई है। मैं यही तो मैं कह रहा हूं, बेटे ने दिया, गिफ्ट है। सब मैं तो करें ना, पीछे आ क्या वो कहते हैं कि हमारे बेटे ने, कोई कहता है मुझे रिश्तेदार ने दिया, कोई कहता है मेरे बेटे बाहर सेटल है, बड़ी नौकरियां करते हैं, उन्होंने मुझे सर ये गिफ्ट वही आते हैं। किधर पकड़ा कोई नहीं जा रहा। इस मुल्क के अंदर सिर्फ गरीब आदमी पकड़ा जाता है, जो आज भी पकड़ा जा रहा है, कल भी पकड़ा जाएगा और माजी में भी 1947 से लेकर उसकी शामत आई हुई है। जब तक इन हुक्मरानों के हाथ में वो रहेगा, उसकी गर्दन ये मरोड़ते रहेंगे। तो आपके नजदीक तो फिर इस डेफिनेशन पे देखें तो जो नवाज शरीफ साहब है वो इसके पैनामा लीक्स के चूंकि विक्टिम थे तो वो सबसे ज्यादा गरीब साबित हुए। वैसे मुझे लगता है उस वक्त वो गरीब ही थे, वैसे मुझे तो वोट को इज्जत तो गदारा लगाते रहे। वैसे वहां पर कई प्रॉपर्टीज की प्राइस इतनी कम बताई गई है, दुबई की कई प्रॉपर्टीज की प्राइस इतनी कम बताई गई है कि मुझे शक हुआ है कि किसी ने दुबई के अंदर ये प्रॉपर्टी की मार्केटिंग की है। अच्छा, और यानी उससे महंगी तो पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टीज हैं। ठीक हो गया। उसमें पता क्या था, उसमें ये था कि ये जो है ना कोविड-19 के बाद प्रॉपर्टीज पूरी दुनिया में गिरी है, वो जो पहले वाली डिक्लेरेशन है और बाद वाली डिक्लेरेशन में जो फर्क है ना, मतलब अगर एक प्रॉपर्टी 2.7 मिलियन डॉलर दुबई में फैक्टर आया तो पाकिस्तान में भी आया ना, इसलिए आई है। दुबई ने अपनी प्रॉपर्टी की जो शराइत थी ना उनको थोड़ा सा नरम कर दिया था। कोविड फैक्टर हर जगह पर आया ना, डिवैल्यूएशन तो हर जगह, और की वजह नहीं। राइट, मैं कह रहा हूं दुबई से महंगी, वो जो रेट बता रहे हैं उससे महंगी पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टीज हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका।